हाँ, एक और चीज़ आप भूल गए, वो है अवैध अप्रवासन का खतरा, जो खासकर बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश से मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो है जब से स्थलीय सीमाओं पे सुरक्षा बढ़ाई गई है और ये जो नहीं ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपने ये बात कैसे बोल दी कि हमने बताया नहीं? ये बात हमने आपको समझाई थी, बाकी के छात्र जो है इसके गवाह बनेंगे। मैंने क्या आपको बताया नहीं था कि जब से स्थलीय सीमाओं पे चौकसी बढ़ी है, तब से ये जो अवैध अप्रवासी हैं बांग्लादेशी इल्लीगल इमिग्रेंट्स, ये तटीय सीमाओं पर आना शुरू हो गए हैं। बताया था ना ये आपको? तो इंटेलिजेंस ये कहती है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक तटीय सीमाओं पर इल्लीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट इनकी संख्या बढ़ी है, ठीक है? तो ये भी एक खतरा है, ठीक है। सभी छात्रों ने ये बोला है, बताया था, तो इस प्रकार का आरोप हम पर नहीं लगना चाहिए। हम अगर कोई बात बता रहे हैं कि हमने बताया था, तो निश्चित तौर पे याद करके ही बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या-क्या स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, देखिए तटीय सुरक्षाओं में और अभी क्या लूपहोल है इसकी भी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं भाई कदम क्या उठाए 2008 में 26/11 हमले के बाद। एक तो फास्ट इंटरसेप्ट बोट्स, जो इंटरसेप्टर नौकाएं हैं जो तेज भागती हैं, जिन पे काफी शक्तिशाली मोटर लगाई गई है। देखिए एक छात्रा का बार-बार प्रश्न आ रहा है कि वामपंथी उग्रवाद बताओ। वामपंथी उग्रवाद हम तब बताएंगे जब हम उग्रवाद और आतंकवाद की चर्चा करेंगे। ये एक प्रकार का आतंकवाद है, उसकी विस्तार से चर्चा तब करूंगा मैं, ठीक है ना? आपको ये समझाऊंगा वामपंथी मतलब क्या, लेफ्ट मतलब क्या, ठीक है ना? तो उस समय आप इसकी इस प्रश्न को पूछिएगा। जो टॉपिक चल रहा है उस पे फोकस कीजिए। हाँ, अगर आप मेरा ज्ञान टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई हम जो है जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे बाहर के टॉपिक के बारे में चर्चा कर सकते हैं, तो मैं आपको किसी रैंडम टॉपिक को आप उठा के प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसकी चर्चा कर दूंगा। लेकिन एक व्यवस्थित व्यवस्थित ढंग से लेक्चर चले, जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उसके इर्द गिर्द आपके डाउट्स आपके प्रश्न घूमे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम सिलेबस को ठीक से व्यवस्थित तरीके से पूरा कर पाएंगे, ठीक है? अब देखिए कुछ छात्र कह रहे हैं कि आप कुछ लिखवाते नहीं, डिक्टेट नहीं करते, हम बोर हो जाते हैं। तो हम आपको यहाँ बोर करने या ना बोर करने नहीं आए हैं, हम आपको यहाँ पढ़ाने आए हैं, ठीक है? और ना हम आपको यहाँ एंटरटेनमेंट करने आए हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षक के तौर पर आपका एंटरटेनमेंट करना बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको ज्ञान देना, ताकि आप इस परीक्षा के लिए सक्षम बन सकें, ये उद्देश्य है, ठीक है? और डिक्टेट हम इसलिए नहीं करते क्योंकि डिक्टेशन को हमारा ऐसा मानना है, ऐसा नहीं कि जो डिक्टेट करते हैं वो गलत करते हैं, उनका अपना विचार है, उनकी अपनी शैली है पढ़ाने की, और कुछ सब्जेक्ट में ऐसा ज़रूरी भी है। मेरे सब्जेक्ट में मैं ऐसा मानता हूँ कि डिक्टेशन की बजाय मैं अगर उसकी विस्तार से चर्चा करूँ, उसमें समय दूँ, तो उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। और मुख्य बिंदु तो पीपीटी में लिखे ही गए हैं, ये पीपीटी आपको प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना? क्लियर हुआ? ठीक है। फिर देखिए ये इंटरसेप्टर बोट्स का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत ये है कि ये इंटरसेप्टर बोट जो दी गई है, इसमें काफ़ी दिक्कतें पाई गई हैं। पहली दिक्कत तो ये कि ये हैवी नहीं है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि मानसून का समय चल रहा है, तो उस समय एजेंसियों के पास जिनके पास ये फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स हैं,
इनमें ये क्षमता नहीं होती कि जो अरब सागर है, मानसून के समय जो उमड़ा रहता है, उसमें ये पेट्रोलिंग नहीं कर पाते। और ऐसी स्थिति का लाभ जो है आपराधिक तत्व उठाते हैं। उनको पता है कि ये पेट्रोलिंग नहीं कर पाएँगे, तो उसी समय वो रिस्क लेते हैं स्मगलिंग करने का। ऐसा किसने बताया है? ऐसा मछुआरा समुदायों ने बताया है। मछुआरा समुदाय भी मानसून के वक़्त जो है समुद्र में नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पर आशंका जो है घटना घटने की ज़्यादा होती है। लेकिन वो एक बात बताते हैं कि जो ये आपराधिक तत्व होते हैं, इनके पास संसाधन अच्छे होते हैं। जैसे मछुआरों के पास तो नौकाएँ इतनी अच्छी सुदृढ़ नहीं होती कि वो मानसून के तूफानों को झेल सके, लेकिन ये जो आपराधिक तत्व होते हैं, इनके पास नौकाएँ अच्छी होती हैं। ठीक है ना? ये क्लियर हुआ? तो उस समय ये सोचना कि भई कोई सागर में पेट्रोलिंग करते हैं बोट्स के मदद से। आप कभी समुद्र में गए नहीं हैं क्या? आप में से ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने समुद्र नहीं देखा? थोड़ा घूमना-फिरना भी ज़रूरी है भाई, है कि नहीं? जाइए, समुद्र देखिए, सागर देखिए, उसके जैसा गहरा बनिए, छिछला चरित्र का व्यक्ति ना बने। समुद्र से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है, उसको आप जब देखेंगे उसकी विशालता तो आपके हृदय में भी उसके जैसी गहराई, उसके जैसी समझ डेवलप होगी। जिन्होंने समुद्र देखा है वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की जो नौकाएँ हैं वो गश्त लगाती रहती है। वो नौकाएँ बहुत बड़ी नहीं हैं, बहुत हेवी नहीं हैं। ऐसे ही यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात नहीं हो रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड की तो अभी स्थिति अ, अगर तुलना करें पहले की स्थिति से तो काफ़ी बेहतर है। उनके पास काफ़ी उन्नत नौकाएँ हैं, हेवी शिप भी हैं उनके पास पेट्रोलिंग के पर्पज़ के लिए। लेकिन ये बात चल रही है जैसे कस्टम ऑर्गेनाइज़ेशन है या खासकर जो कोस्टल पुलिस स्टेशन में जो संसाधन है, उनकी बात चल रही है। अच्छा, एक और चीज़ पाई गई है कि कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत जो है, जो कोस्टल पुलिस स्टेशन है, उनको ये फास्ट इंटरसेप्टर बोट दी गई। पाया गया कि उसका वो मेंटेनेंस ठीक से नहीं रखते। तो जब उसका ऑडिट हुआ तो पता चला कि बहुत सारी बोट्स जो है काम ही नहीं कर रही हैं, वो पुलिस स्टेशन के पीछे पड़ी हुई हैं। तो ऐसा पाया गया कि मेंटेनेंस ठीक से नहीं करो। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आपको प्रॉपर जो है वर्कशॉप में जाके मेंटेनेंस करवा ये नहीं कि किसी भी मैकेनिक को बुला लिया और हथौड़ा लेके उसने जुगाड़ से उसको एक बार चालू तो कर दिया, लेकिन उसको परमानेंटली डैमेज कर दिया। ठीक है? तो इस तरीके का की भी समस्या पाई गई है इंटरसेप्टर नौकाओं में। अच्छा, एक और चीज़ है, माइंडसेट का इश्यू है। जैसे कि क्या समस्याएँ हैं, आपको अगर फास्ट इंटरसेप्टर बोट पे पेट्रोलिंग करनी है तो आपको पहले ट्रेनिंग वगैरह देनी होगी, आप कंफर्टेबल होने चाहिए समुद्र में जाते। जो कोस्टल पुलिस स्टेशन में पुलिस बैठती है, ये समुद्र में जाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती। उनको लगता है कि हम यहाँ पर ही जो ज़मीनी सर्वेलेंस है वही करेंगे, हम उसमें नहीं जाएँगे। तो उस इंटरसेप्टर बोट में वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस सी सिकनेस आ जाती है। बहुत अच्छे अच्छा, इसका क्या इलाज है? आप क्या सामान्य बुद्धि लग के लगा के बता सकते हैं कि इसका क्या इलाज किया जाए? इस चीज़ का कि भई ये सीमैनशिप में अच्छे नहीं हैं। ट्रेनिंग, गुड, वेरी नाइस। हाँ, अच्छा प्रशिक्षण, वेरी गुड। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूँ, इससे भी अच्छा सजेशन क्या हो सकता है? क्या हम किसी समुदाय से कोस्टल पुलिस में भर्ती कर सकते हैं जो पहले से ही समुद्र में जाने में हिचकिचाते ना हों, बहुत सहज महसूस करते हों? वेरी नाइस। फिशरमैन कम्युनिटी, वेरी गुड। हाँ, एक जो है उत्तर ये भी सही है, बेस्ट टेक्नोलॉजी। तो आजकल देखिए ऐसी नौकाएँ आ गई हैं कि वो उ उफलते उफलते पानी में भी स्थिर रहती हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी महँगी है, शायद उसको इम्पोर्ट करना मुश्किल पड़े या वो नौकाएँ काफ़ी महँगी होती हैं।
और संसाधनों की तो हमेशा कमी रहती ही है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये क्लियर हुआ ये पॉइंट? अच्छा, एक बात बताइए कि समुद्र में मछुआरे समुदायों को भी खतरे होते हैं क्या? क्या ऐसा होता है कि कोई मछुआरा जो है इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर जाए और उसको दूसरे देश की एजेंसियां पकड़ लें? इसका उदाहरण दे सकते हैं आप? तो हमारे बहुत सारे मछुआरे जो है वो पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं, श्रीलंका के जेलों में भी बंद हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, तो वो भी आप एक जो है तटीय सीमाओं की सुरक्षा के संबंध में एक मुद्दा बता सकते हैं। देखिए, जो मछुआरे पाकिस्तानी एजेंसियां पकड़ के ले जाती हैं, फिर इनको लोभ दे के, लालच दे के, डरा के, धमका के जो है इनसे महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सूचना है वो निकलवा लेती है। जैसे उनसे ये नॉलेज निकलवा लेते हैं कि भाई कहाँ पर आतंकवादियों को लैंड करवाना ठीक रहेगा, कहाँ पर जो है सुरक्षा में लूप होल है। ठीक है ना? समझ में आया आपको? तो ये भी एक तटीय सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो समुदाय है, मछुआरा समुदाय, अगर इनको कोई गिरफ्तार कर लेगा, इनको कोई अपनी जेलों में ले जाएगा और उनके ज्ञान का, जो तटीय सीमाओं को लेके ज्ञान है, उसका दुरुपयोग करके और यहाँ पर आतंकवादी हमले करवाएगा, तो ये भी एक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। ठीक है? क्लियर हुआ? फिर देखिए, तटीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए खासकर जो दलदली भूमि है, उसके लिए स्पेशल कमांडो गठित किए गए हैं। बीएसएफ की एक वाटर विंग है, वाटर विंग में क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो इनको बोला जाता है। इनका जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, वो दलदली क्षेत्र में कैसे पेट्रोलिंग करनी है इसको लेके ही होती है। और इनकी जो पोस्टिंग है वो भी दलदली क्षेत्र में ही होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और दलदली और क्रीक क्षेत्र में पेट्रोलिंग करना इनके लिए दूसरे जो सैनिक हैं उनके तुलना में ज्यादा आसानी होती है। ये उससे काफी हैबिचुएटेड हो जाते हैं। ठीक है? भारत सरकार की एक योजना है, परियोजना, उसको कहते हैं तटीय निगरानी नेटवर्क परियोजना, कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क प्रोग्राम। ठीक है ना? कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क प्रोग्राम। और एक कमांड एस्टेब्लिश की है, ये गुड़गांव में है। इसको कहते हैं NC3I, राष्ट्रीय संचार नियंत्रण और इंटेलिजेंस नेटवर्क कमांड, नेशनल कमांड कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल इंटेलिजेंस नेटवर्क। NC3I का मतलब ये होता है नेशनल कमांड कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है? क्लियर हुआ? अच्छा, ये NC3I करता क्या है? तो ये बड़ा जबरदस्त कमांड है। इसमें इनपुट जो है वो AIS से भी जाता है, VTMS से भी जाता है, जो कोस्टल रडार है इससे भी जाता है। ठीक है ना? इसके अलावा जो है दूसरे देशों से जो इनपुट आता है, अदर नेशंस, जैसे हमारा और बांग्लादेश का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें बांग्लादेश का जो कोस्ट है उस पर रडार हम लोग लगाएंगे, तो वहां पर से भी डेटा आता है। AIS क्या है? AIS होता है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम।
वीटीएमएस होता है वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। ये वीटीएमएस क्या होता है कि जैसे देखिए, सामान्य बुद्धि ये बोलती है कि अगर कई प्रकार के शिप आते हैं, शिप तो कई प्रकार के आते हैं ना, पैसेंजर शिप भी होता है, उसमें कॉमर्शियल शिप भी होता है, कॉमर्शियल शिप में बहुत बड़े-बड़े शिप भी होते हैं, तो उनकी अलग-अलग लाइनें बनाई जाती है, ठीक है? और उनके अलग-अलग स्पॉट बनाए जाते हैं कि कौन कहाँ पर, वो अगर सब कुछ जंबल हो जाएगा, तो फिर जो है उनका मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये क्लियर हुआ? ठीक है। सागर से पेट्रोलिंग कैसे करते हैं? नौकाओं से करेंगे भाई। हुँ। हाँ, अगर आपको पानी पर चलना आता है तो एक अलग चीज़ है, अन्यथा नौकाओं से पेट्रोलिंग करना पड़ेगा। ये देखिए, ये कोस्टल रडार है। यहाँ पर एक आप स्थिर रडार देखेंगे, एक चलायमान रडार होता है। ये जो गाड़ी पे लगा रहता है, इसको जहाँ पर ज़्यादा शंका हो, जहाँ पर कोई इंटेलिजेंस आया हो, तो वहाँ पर जो है इस रडार को लगाया जा सकता है। हमारे कोस्टल रीजन पे जो हमारे जो तटीय क्षेत्र है, उसके आसपास जो द्वीप है, द्वीपों पे भी इन रडार को लगाया गया है। ठीक है? हाँ, देखिए क्या है ये एआईएस या एक एक और होता है जैसे डीएटी जिसको बोलते हैं, डीएटी डिस्ट्रेस अलर्ट। प्रश्न पूछा गया है मुझसे कि सर ये सब क्या है? एक बार इसकी व्याख्या कर दीजिए। ट्रांसमीटर्स, तो मैं इनकी व्याख्या कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। या इसी कमांड में जो है, इसी कमांड का एक हिस्सा है, डेटाबेस तो अलग है, उसको नेशनल मैराइन फिशरमैन डेटाबेस बोलते हैं। लेकिन उसको भी आप एनसी3आई से एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे बायोमेट्रिक डेटा, जो मछुआरों का बायोमेट्रिक डेटा है, नहीं तो आप समुद्र पे पहचानेंगे कैसे कि ये भारतीय है कि ये पाकिस्तानी है या कोई किसी और देश का है, सोमालियन है। तो वैसे तो वो आकृति से पता चल जाता है, लेकिन पाकिस्तानी तो हम जैसे ही दिखते हैं, है कि नहीं? अलग हो गए तो क्या हुआ, लेकिन दिखते तो हमारे जैसे ही हैं। हम तो सब एक ही थे पहले। ठीक है। अलर्ट के बाद लिखा है ट्रांसमीटर। देखिए, प्रश्न है कि राइटिंग कैसी होनी चाहिए? राइटिंग बहुत, मतलब कि टॉप क्लास होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एग्जामिनर जो है वो कम से कम आपके शब्द को कंफर्टेबली पढ़ पाए, ठीक है ना? और थोड़ी परिपक्वता होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कीड़े मकोड़े चला रखे हैं। अब मैं कुछ का उत्तर देखता हूँ तो कीड़े मकोड़े चलते दिखते हैं, तो जो है कम से कम थोड़ी परिपक्वता हो, मैच्योरिटी हो, हैंडराइटिंग में लगे कि हाँ, ये भाई साहब आईएएस अधिकारी बनने के लायक हैं। ठीक है ना? तो ऐसी लिखाई होनी चाहिए। वैसे तो डॉक्टर की लिखाई बहुत गंदी मानी जाती है, लेकिन अब देखिए, डॉक्टर को आईएएस थोड़ी ना बनना है। तो आईएएस तो तब बनेंगे जब एग्जामिनर आपके उत्तर को पढ़ पाएगा। पढ़ने की पहले तो इच्छा जगेगी। कीड़े मकोड़े चलते दिखेंगे तो कौन पढ़ेगा? ठीक है। वीटीएमएस जो है वो वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, और एआईएस ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, जो इसमें जो नौकाएं होती हैं उसके ऊपर टैग लगाए जाते हैं। वो जब तट क्षेत्र के पास आ जाते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है सिस्टम। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में जीपीएस बेस्ड भी हो सकता है, ये आरएफआईडी बेस्ड भी हो सकती है टेक्नोलॉजी। कुल मिला के जो है, मतलब कि मंशा ये है कि भाई आप, नौकाएं अगर आ रही हैं तो उसको पहचानेंगे कैसे?
ठीक है ना? आप मान लीजिए कि कल्पना कीजिए व्लादिवोस्तोक सुना होगा ना आपने, या व्लादिवोस्तोक भी नहीं सुना? व्लादिवोस्तोक से कोचीन पे कोई नौका आ रही है, तो ये बेहतर रहेगा ना कि व्लादिवोस्तोक से पहले ही बता दिया जाए कि इसका ये कोड है भाई, आपके क्षेत्र में आए तो इसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। अब कल्पना कीजिए कि 10,000 नौकाएं हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, उस 10,000 में से 9,995 नौकाओं को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, 5 नौकाएं रह गई हैं, तो फिर संदिग्ध गतिविधि को पकड़ना आसान हो जाता है ना? क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? ठीक है। तो ये एआईएस यही है। अच्छा, डीएटी क्या है? तो मैंने इसकी चर्चा की थी ना कि काश ऐसा कोई सिस्टम होता कि मछुआरे कम से कम, भाई इतने तो देशभक्त सभी होते हैं कि हमें तो मरना ही है, लेकिन इनको हम जो है वापस जिंदा नहीं जाने देंगे, किसी ना किसी एजेंसी को तो अलर्ट कर ही देंगे, है कि नहीं? तो एक बटन हो जिसको दबा दें, दबाते ही कमांड में जो है उसका ब्लिंक करने लग जाए कि, और उसका जीपीएस लोकेशन वगैरह सब पहुंच जाए, और जो नियरेस्ट या तो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप हो या इंडियन नेवी की हो, उसको तुरंत बोला जाए कि जो है जाइए और अटेंड कीजिए, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। ये क्लियर हुआ? ठीक है। एक प्रश्न है कि सर थोड़ा एक पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट को रिपीट कर देंगे? देखिए, एक परियोजना है जिसको कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क प्रोग्राम बोला जाता है भारतीय सरकार का, जिसमें रडार लगाए जाते हैं तटीय क्षेत्रों में। ये जो रडार है, ये आसपास के द्वीपों पे भी लगाए जाते हैं ताकि समुद्र में क्या गतिविधि चल रही है इस पर नजर रखी जा सके। ठीक है। हिंदी में देखिए, कुछ जो चीजें है ना उसका हिंदी नहीं होता है। अब एआईएस को एआईएस ही बोलते हैं, आप उसको लिख लीजिए हिंदी में AIS, लेकिन आप सीधा ऐसे भी लिख के आएंगे तो कोई उसमें समस्या नहीं। ठीक, अब RFID का मैं आपको हिंदी करने की आवश्यकता नहीं, RFID लिख के आइए उसको। ठीक है। हाँ, आप ऐसे लिख सकते हैं स्वचालित पहचान प्रणाली, ऐसा लिख के आ सकते, लेकिन उनको बोला ही जाता है ये शॉर्ट फॉर्म से ही AIS। ठीक है ना? वो ज्यादा आसान है, और इसके लिए आपके कभी मार्क्स नहीं कटते हैं, इसको समझ लीजिए। RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता है, जो छोटी नौकाएं होती हैं उस पे जीपीएस टैग नहीं लगा सकते आप, जीपीएस महंगा आता है। तो जो छोटी छोटी नौकाएं हैं उस पे RFID लगा रहता है, वो जैसे ही तट क्षेत्र के पास आती है तो RFID डिटेक्ट हो जाता है। क्लियर? और सुरक्षा एजेंसियां भी जो है वो उनके पास डेटाबेस होता है कि किसका RFID टैग, किसका जो है लाइसेंस दिया गया है, परमिट किया गया है, और वो जब जाते हैं तो RFID से पहचान लेते हैं कि ये जो नौका है ये हमारी ही है या किसी और की। क्लियर? अंडरस्टूड? देखिए, मछुआरा समुदाय की भूमिका, सागर सुरक्षा दल अभ्यास में भागीदारी, बहुस्तरीय निगरानी में भूमिका, AIS स्वचालित पहचान प्रणाली, आप इसको AIS भी लिख के आएंगे, कोई समस्या नहीं है। ट्रांसपॉन्डर, DAT डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, और FID RFID, इनका प्रबंध किया गया है। समुद्री मछुआरों का राष्ट्रीय डेटाबेस क्रिएट किया गया है, इसको नेशनल मैराइन फिशरमैन डेटाबेस बोला जाता है। क्लियर? एक प्रश्न किया गया है कि सर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है जैसे NC3I? हाँ, आप लिख के आ सकते हैं NC3I, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। IAS बनने के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं? तो आपका एवरेज जो है वो
54%, 53% होने चाहिए तो आप आईएएस बन जाते हैं। NC3I की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, मैंने शायद इसमें कहीं लिखी नहीं है। NC3I की फुल फॉर्म है, लिख लीजिए, नेशनल कमांड कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल इंटेलिजेंस नेटवर्क। नेशनल कमांड कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल इंटेलिजेंस नेटवर्क। टॉपर के ही बता रहा हूँ भाई, आईएएस मतलब टॉपर ही होता है। टॉपर के 53-54% होने चाहिए। एक प्रश्न है, फर्स्ट रैंक कैसे लाए? मेहनत से ला सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए, हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ समन्वय, ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपको तटीय सुरक्षा रखनी है। खासकर जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आपने सुना है, वो भी हमारे तटीय क्षेत्रों को एक खतरा ही है। उसको अगर काउंटर करना है तो हमें दूसरे देशों के साथ सहयोग करना ही पड़ेगा। NC3I का फुल फॉर्म मैं कई बार बता चुका हूँ, नेशनल कमांड कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल इंटेलिजेंस नेटवर्क। एक छात्र कह रहे हैं, सर टॉपर बनने के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। मेरे पास तो एक ही टिप है भैया, मेहनत कीजिए और स्मार्टली कीजिए, ध्यान को केंद्रित कीजिए, शरीर को ठीक रखिए। शरीर ठीक होगा तो मन की भी क्षमता बढ़ी रहेगी। और अपने लक्ष्य को तब तक मत छोड़िए जब तक कि आप उसे प्राप्त ना कर लें। इस प्रकार का परसिवरेंस होना चाहिए, इस प्रकार का ग्रिट होना चाहिए, तो आप जो है निश्चित तौर पे कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, किन किन देशों के साथ रडार स्टेशन लगाए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मैंने आपसे पूछा था, क्या आप जानते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? सुना है आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? वो भी आप तटीय क्षेत्रों के सुरक्षा के लिए खतरा मान सकते हैं। हाँ, चाइना की नीति है, चाइना तो उसे बोलता है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या OBOR बोलता है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। लेकिन चाइना की एक आदत है, वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और ही है कि नहीं? हमने ये देखी है नीति उनकी। तो चाइना क्या करता है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आड़ में जो है मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाता है, ऐसा देखने को आया है। ठीक है। उसका काउंटर करने के लिए तो कई देशों में तटीय रडार स्टेशन लगाए गए, मालदीव में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर। ऐसे ही एक सागर स्कीम है हिंद महासागर क्षेत्र में, सभी के लिए सुरक्षा और विकास में समुद्री सहयोग की भारत की नीति से संबंधित ये सागर परियोजना है। व्हाइट शिपिंग समझौता, व्हाइट शिपिंग होता है मिलिट्री शिप्स के अलावा जो शिप्स होते हैं उसको व्हाइट शिपिंग कहते हैं। ठीक है। लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट और समुद्री सहयोग। लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जैसे कि इसका उदाहरण है लेमोवा, ठीक है ना, जापान के जैसे साथ जैसे हमने लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट किया है। व्हाइट शिपिंग, ये प्रश्न किया है एक छात्र ने कि व्हाइट शिपिंग क्या है। व्हाइट शिपिंग मिलिट्री के अलावा जितनी भी शिपिंग है उसको, जो जैसे हमने देखा ना मालडोही, जो पानी के जहाज होते हैं बड़े बड़े कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ट्रेड पर्पस के लिए, उनको व्हाइट शिपिंग बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही देखिए, हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी करते हैं। श्रीलंका और मालदीव्स के साथ मिलकर दोस्ती एक्सरसाइज करते हैं। श्रीलंका गैले डायलॉग जो है आयोजित करता है। जैसे ही भारत जो है वो इंडियन नेवी, इंडियन ओशियन नेवी सिंपोजियम, IONS उसको बोला जाता है। ठीक है। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सूचना संयन
संलयन केंद्र, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन, IFC-IOR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इन इंडियन ओशियन रीजन। तो इसका गुरुग्राम में मुख्यालय है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंतर्गत आता है, और जो व्हाइट शिपिंग है उसकी जानकारी साझा करने के उद्देश्य से किया गया है। सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र आईमैक, जो कि संयुक्त रूप से निम्नलिखित द्वारा प्रशासित है: भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये आईमैक जो है वो पूरी जानकारी को एक जगह इकट्ठा करता है। ये समझौते किन किन देशों के बीच हुए हैं? तो बहुत सारे देशों के साथ हुए हैं। हमारे कुछ अच्छे मित्र देश हैं हिंद महासागर में, या आप कह सकते हैं इंडियन ओशियन रीजन के जो लिटोरल स्टेट हैं, जैसे कि तंजानिया, मोजाम्बिक, मॉरिशस, ठीक है ना, सेशल्स, मालदीव्स, श्रीलंका, ये सारे। भाई आपको हम क्या लिखवाएं? सारा सब कुछ तो लिखा हुआ है, आप बताइए। अब जो बोल रहे हैं वो हम सब डिक्टेट नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं? तो 3.5 घंटे की क्लास में मैं आधा टॉपिक भी नहीं कर पाऊंगा फिर। इस चीज को समझें आप। अब आप इंसिस्ट करेंगे तो हम डिक्टेट करना शुरू कर देंगे, लेकिन 90% बच्चे जो है फिर उसको उसका विरोध करते हैं कि आप जो है डिक्टेशन में समय बर्बाद ना करें। ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो इसमें लिखी हुई है मैंने, ठीक है ना। आप साइड में कोई एक छोटा सा नोट बना लें कि भाई हिंद महासागर में क्या क्या नेवल एक्सरसाइज होती हैं, ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं। ये देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूं। आप जो है नोट बनाना सीखिए, ठीक है। हम डिक्टेशन करना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर आपके टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। हमें सारे टॉपिक डिटेल में आपको बताने हैं। नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं, छूट जाता है, लेकिन ये पीपीटी आपको प्राप्त होगी ना भाई। आपको ये पीपीटी मिलेगी, आपको किस बात की चिंता है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आप जो है ये पीपीटी में जो दिया हो उसको लिख क्यों रहे हैं। आपकी जगह मैं होता तो जब मुझे पता है कि पीपीटी मिल जाएगी तो मैं लिखूं क्यों भाई? ठीक है, एक्सरसाइजेस हैं, ये सारी चीजें मैं आपको जो मौखिक बता रहा हूँ उसको मैं आपको हर पॉइंट को डिक्टेट नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। आपको फिर शंका आती है आप फिर पूछ लीजिए, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब लिखना तो आपके ही, ये स्पून फीडिंग का जो है ना, आप देखिए, मेरी बात कड़वी लगेगी आपको, लेकिन कलेक्टर की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं और यहाँ आपको स्पून फीडिंग चाहिए कि आप जो है प्रॉपर जैसे स्कूल में डिक्टेट करते हैं वैसे कर दीजिए। हम पॉइंट रिपीट करते कर देंगे, आप बोलेंगे कि भाई आप ये पॉइंट एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं हम दोबारा कर देंगे, लेकिन उसमें से लिखना तो आपको ही पड़ेगा ना। नहीं, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता हूं, आप ये दोष ना लगाएं हम पे, ठीक है। हमारी जितनी मानव कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से हम लगभग लगभग सभी प्रश्नों का ध्यान रखते हैं साथ में। नोट्स किस चीज कैसे बनाएं, ये एक प्रश्न किया है, तो ध्यान से सुनिए। नोट्स कैसे बनाते हैं? जो अच्छे छात्र होते हैं, मेधावी छात्र होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं, जो सीरियस होते हैं, मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूँ, तटीय सुरक्षा से संबंधित कोई चीज समझा रहा हूँ, उसके अलग अलग पहलू डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने लिखी भी हैं, जैसे कि आपको तटीय सुरक्षा से संबंधित जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो मैंने पूरा लिखा है। बहुत सारे पॉइंट मैंने पीपीटी में इंक्लूड किए हुए हैं, बहुत कुछ छूटेगा नहीं, सब कुछ तो आ ही गया। उसमें
कुछ उदाहरण मैं जो देता हूं उसको आप साइड में नोट डाउन कर लीजिए, है कि नहीं? जो अच्छे छात्र होते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को खुद ही नोट डाउन करते जाते हैं और बाद में जो है उसके बारे में विचार कर सकते हैं। कोई प्रश्न खड़ा होता है दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ, आईएफसी आईओआर का जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है। देखिए अब हमें तो यही समझ में नहीं आता है, आपको रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है, आपको पीपीटी भी उपलब्ध है, आप इतनी कम बुद्धि तो नहीं है, यहाँ तक पढ़ लिख के ही पहुंचे हैं आप। ठीक है। आप बाद में जो है इसको सुन लीजिएगा, सुन सुन के आप नोट्स बना लीजिएगा। इससे ज्यादा आप क्या करेंगे भाई? ठीक है। तो देखिए इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंतर्गत आता है। इसमें स्वेच शिपिंग जानकारी साझा करने के उद्देश्य से, मतलब मिलिट्री जो शिप, नेवी के जो शिप होते हैं उसकी जानकारी इसमें नहीं दी जाती कि नेवी का शिप कहाँ मूवमेंट करेगा, कहाँ गश्त लगाएगा, ये सब जानकारी इसका भाग नहीं है। व्हाइट शिपिंग का मतलब होता है मिलिट्री के अलावा, नेवी के अलावा जितने भी शिप हैं व्हाइट शिपिंग में गिने जाते हैं। ठीक है। ये आईएफसी आईओआर जो है वो किन संस्थानों द्वारा प्रशासित है? तो भारतीय नौसेना इसको हैंडल करती है मेनली। भारतीय तटरक्षक बल, नेवी उनकी सहायता लेती है। मान लीजिए कोई अलार्म जनरेट हुआ है और वहां पर किसी को भेजना है तो आईसीजी को ये ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप वहां जाके अटेंड कीजिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ठीक है। क्लियर? ये देखिए ये गुरुग्राम में इस तरीके का जो है आईएफसी आईओआर बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेवी के अधिकारी बैठे हैं नजर रखने के लिए। बड़ा स्क्रीन लगाया गया है। ये जो है मैंने इंडियन नेवी की वेबसाइट से लिया था, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि किस प्रकार का डेटा जनरेट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए वो हाफ ईयरली रिव्यू जारी करते हैं। इससे ये पता चलता है कि किस क्षेत्र में क्या घटनाएं घट रही हैं आपराधिक, किस क्षेत्र में क्या तरीका अपनाया जा रहा है आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए। उसी हिसाब से जो संसाधन होते हैं उसका सदुपयोग किया जाता है। जहां पर घटनाएं घटने की संभावना ज्यादा होती है वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है। किस तरीके के मेथड यूज किए जाते हैं तो उसका काउंटर भी डेवलप कर लिया जाता है। ठीक है। क्लियर? हाँ, आर्म्ड रॉबरी, भाई सी पे बहुत कुछ हो सकता है ना, आप नाव में जा रहे हैं तो आर्म्ड रॉबरी भी हो सकती है। ठीक है। ये डेटा आपको याद नहीं करना है, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है। ये डेटा को कोई याद नहीं कर सकता, ये मैं भी नहीं कर सकता। ये जिस समय रणनीति बनानी होती है उस समय इसका विश्लेषण किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाई जाती है। ठीक है। इस डेटा को आपको आंसर राइटिंग में ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आईएफसी आईओआर आप लिख के आ सकते हैं। इसके अलावा ये सब डिटेल में घुसने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए इसमें कई टाइप की कि भाई ऑल क्रू किडनैपिंग्स गल्फ ऑफ गिनी में कितने हुए हैं, नाइव्स एज वेपन ऑफ चॉइस किस हथियार से कोशिश की गई है। ठीक है। गन से कितनी हुई है। ऐसे ही इंसिडेंट का टाइप क्या है, अटेम्प्टेड सी रॉबरी हुई है, सी रॉबरी हुई है। अटेम्प्टेड अलग होती है, एक्चुअल कंप्लीटेड अलग होती है। किडनैपिंग कितनी हुई है, इलीगल बोर्डिंग करने की
कितने इंसिडेंट हुए हैं, कहाँ हुए हैं, किस क्षेत्र में हुए हैं। ठीक है, क्लियर। इस पिक में ये समझाया गया है ग्राफ्स के जरिए कि कहाँ पर कौन सी आपराधिक घटना घटती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है ना, उसके हिसाब से जो है वहां पर नेवी तैनात की जाती है, आईसीजी तैनात की जाती है, वहां पर गश्त लगाई जाती है, उसी के हिसाब से रणनीति बनाई जाती है। डेटा का युग है, आपने पढ़ा होगा कि डेटा इज न्यू ऑयल, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको भी डेटा चाहिए। वो अच्छा एनालिसिस करके देता है चीजों का, आप उसको डेटा अगर फीड करते हैं तो। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। इसके अलावा हम आपको कुछ चीज लिख के दे रहे हैं, जो हमने इस पीपीटी में दिया है उसके अलावा हम आपको कुछ लिख के देंगे। ठीक है, एक बार ये देख लीजिए। क्षेत्रीय सहयोग समझौता सूचना साझाकरण केंद्र, इसको रिकैप आईएससी बोलते हैं। ये राष्ट्रों के बीच समुद्री डकैती से निपटने के लिए पहला क्षेत्रीय सरकार से सरकार समझौता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसमें 20 अनुबंधित पक्ष हैं, 20 पार्टीज। सूचना साझा करना, क्षमता निर्माण और पारस्परिक कानूनी सहायता। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी भारत की ओर से समन्वय एजेंसी है इस रिकैप आईएससी के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर। विभिन्न क्षेत्रीय समूह नौसेना अभ्यास, जैसे हिंद महासागर आयोग, इंडियन ओशन कमीशन इसको बोला जाता है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, आईओआरए इसको बोला जाता है। ठीक है ना, इसको इंडियन ओशन कमीशन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इंडियन ओशन कमीशन, आईओआरए। मालाबार अभ्यास, जैर अल बहर, समुद्र की गर्जना, ये भी एक एक्सरसाइज है, ये ओमान के साथ की जाती है। सिटमैक्स है, डैंक्स अभ्यास है जिसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और सशस्त्र बल विशेष संचालन प्रभाग से विशेष बल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास ये डैंक्स अभ्यास किया जाता है। गगन शक्ति, एक बहुत महत्वपूर्ण जो है चीज आपको जो याद रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको कहा जाता है एक्सरसाइज सी विजिल। एक्सरसाइज सी विजिल, ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। इसमें जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे उसमें कस्टम डिपार्टमेंट हो, चाहे उसमें जो है सीआईएसएफ हो, जो कोस्टल रीजन पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रक्षा करती है, इसमें मछुआरे हों, इसमें नेवी हो, इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड हो, इन सब का इंटीग्रेटेड एक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सी विजिल, ये आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा तटीय सुरक्षा अभ्यास है। बाहर का क्या पढ़ाते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एक छात्र का कंसर्न है, एक तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके प्रश्न हो ना वो रेलेवेंट हो, ताकि कक्षा का समय व्यर्थ ना हो। अब आप कह रहे हैं कि कितने सारे फुल फॉर्म है उसको याद कैसे करेंगे, जी मत कीजिए। जिनको आईएएस बनना है वो याद करेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी है, हमने तो आपको फोर्स किया नहीं है कि आप उसको याद ही करें। हम तो कहते हैं एक पॉइंट भी याद मत कीजिए, लेकिन फिर आप ये भी मत सोचिए कि हम आईएएस बन जाएंगे। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है सारी चीजें बताना, जो भी महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें आपको सिखाना।
और मस्तिष्क की कैपेसिटी बहुत होती है। अगर आप उसको लिमिट करेंगे तो आप निश्चित तौर पे याद नहीं कर पाएँगे। अन्यथा सारी चीज़ें हमें भी याद हैं, ठीक है? हम तो आपसे बूढ़े हैं, तो भी याद है। फुल फॉर्म याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? मैंने आपको बताया कि 250 शब्द या 150 शब्द बहुत कम होते हैं। उसमें अगर आपको सारे पहलू मेंशन कर रहे हैं, तो उसमें आप शॉर्ट फॉर्म लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो सामने वाला एग्ज़ामिनर है, वो काफ़ी विद्वान एग्ज़ामिनर है। आप आईओआरए लिख के आएँगे, वो समझ जाएगा। आप आईओएनएस लिख के आएँगे, वो समझ जाएगा। ठीक है ना?